अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयदा एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और यकीनन हमारा शो देख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, पसंद भी आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह आप पसंद करते रहें। आज भी हमारा शो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। अच्छा जी, थोड़ी सी कुछ मौसम की बातें कर लेते हैं कि मौसम पूरे पाकिस्तान का तो बदल चुका है, बस थोड़ा थोड़ा अब कराची का भी बदलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जो है ना सुबह जब आप उठते तो हल्की हल्की सी ठंड आपको पंखों के नीचे लगती है, उसके बाद रात जो है ना वो आपको मूंगफली मिल रही है, सड़कों पे सूप आ गए हैं जी, हल्की हल्की ठंडी हवा आ गई है, तो समझे कराची का मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है। वैसे भी कराची का जो मौसम है और कराची वालों को जो है ना कुछ दिनों के लिए ठंडा मौसम मिलता है, वरना कराची वालों को सर्दी जो है ना वो अच्छे खासे टाइम के लिए नहीं मिलती, पर हम इसको भी इंजॉय कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आज हम रियल एस्टेट पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर रियाज, उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हम? जी खैरियत। अच्छा, सर्दी की बात हुई तो पूरे पाकिस्तान में तो है सर्दी, कराची वालों को तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक तोहफा नहीं मिलता, और वो भी अब देखें कि अभी नवंबर है, अभी तक तो कोई नहीं। भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने शो में। पहले ये जो कराची की आपने बात की है, कराची में 2-3 साल बाद एक सर्दी पड़ती है, हाँ। और वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की सर्दी पड़ती है। वो ऐसी सर्दी पड़ती है कि मैंने पंजाब वालों की भी चीखें निकलते हुए देखी हैं। अच्छा। इतनी सख्त सर्दी पड़ती है, क्योंकि हाँ। यहाँ हवा चल जाती है, कोयटा की हवा, और वहाँ पंजाब में हवा नहीं होती, वो खुश्क सर्दी होती है। यहाँ जो होती है वो हवा वाली, वो तो हड्डियों को चीर देती है। हाँ। इसलिए इस साल मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि इस साल सर्दी आनी है, तो कराची वाले जो है होशियार हो जाए। मतलब कराची वाले अपने कपड़े भी निकाल ले पेटियों से, और नए कपड़े भी लेने तो वो भी ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, इस साल सख्त सर्दी आई मुझे लगती है। चले जी, असल में होता ये है कि हम लोग कराची वाले कहते हैं ना बड़ा जिंदा दिल लोग होते हैं, तो मौसम को उसी तरीके से एंजॉय भी करते हैं, ड्रेसिंग भी वैसी ही करते हैं। तो पिछले साल इतनी अच्छी सर्दी नहीं आई थी, तो लोगों ने कहा यार इतने लंबे टाइम के लिए नहीं आई, जो कपड़े लिए थे वो भी नहीं पहने, तो इस साल वो सारे कपड़े बाहर निकाल इस साल एंजॉय होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा बताएं मुझे, ये जो रियल एस्टेट का काम है, इसके मौसम को बताएं, कैसा मौसम है, किस तरह से चल रहा है ये काम, एक लंबे अरसे से जो हालात वाकयात हैं उस हवाले से। इस वक्त तो रियल एस्टेट का काम बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो अपनी जगह है ही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो इसमें रोल है वो भी प्रो रियल एस्टेट नहीं है। तो मतलब क्या वजह है, क्या किसने इनको मशवरा दी है क्या कि ये रियल एस्टेट के अगेंस्ट सारा कुछ करने पे उसमें है कि भाई लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालें और फैक्ट्रीज़ में लगाएं या दूसरी जगह लगाएं। मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के लिए आपने कौन सी अच्छा कोई प्रपोजल दे दिया है, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी है कि फैक्ट्री, इस वक्त कोई फैक्ट्री का काम भी नहीं है। रियल एस्टेट इज़ अ बैकबोन, ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है किसी भी कंट्रीज़ में आप अगर यूके की देख लें, कनाडा की देख लें, दुबई की देख लें, इसी तरह पाकिस्तान की रियल एस्टेट इज़ ऑन टॉप ऑफ एवरी इंडस्ट्री। और उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो तो 3rd नंबर पे आती है, रियल एस्टेट के बाद आती है दूसरी जो रिटेल बिजनेस है वो आता है। तो इनको अच्छा रियल एस्टेट के साथ कोई 37 इंडस्ट्रीज जो हैं वो अलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं जो उसको चलाती हैं। जब रियल एस्टेट चलेगी तो ऑटोमेटिक मईशत का पहिया खुद ब खुद चलेगा। उसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री है, सरिया इंडस्ट्री है, लकड़ी की इंडस्ट्री है, टाइल इंडस्ट्री है, कील है, ये है, लेबर इंडस्ट्री है, मार्केटिंग जब शुरू होती है, मीडिया इंडस्ट्री चल पड़ती है, मतलब हर किस्म की इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट से है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर इनके जहन में कुछ है कि कि क्यों रियल एस्टेट में वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट ना करें लोग, रियल एस्टेट में वो कहते हैं लोग होल्ड करके बैठ जाते हैं। इट्स नॉट, जिसने रियल एस्टेट में करनी है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा हूँ, उसने रियल एस्टेट में ही करनी है, आइदर इन पाकिस्तान, नहीं तो वो दुबई जाके खरीदेगा। और यही हुआ है, यहाँ से लोगों ने पैसा निकाला है रियल एस्टेट से और जाके दुबई में डंप कर दिया पैसा। तो आपके मुल्क का डॉलर आपका वीक हो गया, मतलब रुपी वीक हो गया, डॉलर अप्रिशिएट कर गया। तो ये और फिर जो उधर की जो रियल एस्टेट बढ़ रही है दुबई की, तो अगर वो FATF के वो ग्रे लिस्ट में है, हम तो वाइट लिस्ट में है, तो हम उनको इतनी परवाह नहीं है जितनी हमको परवाह हो रही है। ये गवर्नमेंट को इस मामले को, मैं मतलब इसमें आपके चैनल की वसात से मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे, गवर्नमेंट को इसमें बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए। इसको थोड़ा इसको आज़ाद करें, रियल एस्टेट को, लोग इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो लोग क्या करेंगे, वो दुबई में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब सऊदीया इतनी बड़ी वो अपनी मार्केट खोलने लगा है, मैं वहाँ पर सारा स्टडी करके आया हूँ सऊदीया में। तो अफसोस होता है कि वो लोग इतना रियल एस्टेट को बूम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ सारी इंडस्ट्री चल रही हैं। अच्छा, फिर जब आपकी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो बाहर से FDI भी बहुत आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। जो बाहर के पाकिस्तानी हैं वो हमारे बहुत, उनको पाकिस्तानी हैं, उनको अपना मुल्क बहुत प्यारा है। वो यहीं पे है, जो चाहे सऊदीया में रह रहा हो, चाहे जो भी हो, वहाँ पर उकामा पे होते हैं, ऑब्वियसली नेशनलिटी तो नहीं होती,
वो यही करते हैं, अपनी सेविंग को पाकिस्तान में लाते हैं। अब पाकिस्तान में लाते हैं वो रियल एस्टेट में करते हैं। आपने इतना इसमें जो मुश्किलात कर दी हैं आपने कि 7E करो, ये करो, इधर शो करो, उधर शो करो, अब वो FBR वैल्यू नहीं, अब फलानी वैल्यू नहीं, DC वैल्यू भी नहीं होगी, अब ऑक्शन वैल्यू पे आ गया मामला। तो इस तरह से ये डिस्करेज होगा। वो फिर क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को यूरोप ले जाएंगे। अच्छा, यदि गवर्नमेंट जब इस तरह के कोई फैसले करती है तो कोई भी आप लोगों से बात, जो कारोबारी हजरात हैं या किसी भी सेक्टर में किसी भी हवाले से अगर कोई चीज़ हो रही होती है तो वापस में बैठ के मीटिंग होके बता के पूछ के मशवरा लेके, ऐसा कुछ भी नहीं होता? देखें, आपने बहुत अच्छी बात, क्योंकि कहते हैं ना कि ताजिर तो किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का, वो रीढ़ की हड्डी का काम बिल्कुल करता है। आपकी बात बहुत अच्छी है। और ये बात मैं कई जगह कई फोरम पे बोल चुका हूँ कि जब भी कोई टैक्स लगाना हो या कोई फैसला करना हो तो पहले जो रिलेटेड एसोसिएशन हैं, अगर रियल एस्टेट है तो उसके लिए आबाद है, मौजूद है, या कराची चैम्बर भी है, या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम कराची में हम इसकी बात करेंगे, तो उसको पहले उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनको पहले कि भाई हम ऐसा करने लगे तो आपका क्या ख्याल है इसमें, कि आप ये समझते हैं कि इसमें हम ये करें तो वो अच्छा, फिर हम उसके हिसाब से उनको तजावीज़ देंगे। या आबाद जो है या जो भी है वो ताजिर जो उसमें तजावीज़ देंगे, भाई ये मुश्किल है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, या इसमें ये कबाते हैं, तो वो उसको लेके फिर आगे मतलब उसमें उसे ये लोग क्या करते हैं कि पहले इम्प्लीमेंट कर दे, लॉ लगा देते हैं, और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करने जब जाते हैं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है कि वो तो हो नहीं सकता। अब आप उसकी मिसाल देख लेंगे कि इन्होंने बिजली के बिल में ट्रेड लाइसेंस लगा दिया कि भाई ये भी साथ रख के आएगा, तो वो वक्त पड़ गया। अच्छा, इसी तरह इन्होंने कहा POS मशीनें रखेंगे, वो पहले आप मतलब आप गवर्नमेंट लेवल देखें, वो मेज के इस तरफ देख रहे हैं, जिसके ऊपर लगा रहे हैं, जो उसमें विक्टिम है, जिसके ऊपर लग रहा है टैक्स, उसको तो आप ऑन बोर्ड लें कि भाई आप लोग उनके नुमाइंदे आए कि भाई ये इस तरह से, ताकि एक मतलब एक अच्छी फिजा कायम हो। देखिए, टैक्स देना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं है कराची में हर कोई बंदा या पाकिस्तान में टैक्स देना चाहता है, ऐसा नहीं, लेकिन टैक्स लेने वाले भी तरीके से टैक्स लेना। तो वो अब अगर आप 7E का लगा रहे हैं, आप पहले उनको ऑन बोर्ड लें कि भाई हम ये करें। आपने एकदम लगा दिया, फिर लेगिटेशन हो गई, पता लगा पंजाब वालों ने स्टे ऑर्डर ले लिया, पंजाब पे लगना नहीं 7E, सिंध पे 7E लग रहा है, सिंध में ज्यादातर काम कराची में हो रहा है, तो कराची में 96% तो रेवेन्यू सिंध का जो है वो कराची से जाता है, तो एक्चुअली कराची वालों पे लग गया 7E, बाकी तो सब उनको मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है उस बात की। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। फिर ये FBR देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। FBR जिस तरह से ये कह रहे हैं हम टैक्स लगाएं, ये करें, वो करें, ये एक के IMF का जो भी एजेंडा है उसके ऊपर, ठीक है, कि हम उस पर हट नहीं सकते टैक्स, तो एक्चुअली ये लाशऊरी तौर पे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें कि आप दुबई जाइए। जब यहाँ पर आप इतने हर्डल्स कर देंगे और टैक्सेस लगा देंगे, और मुसीबत वाले टैक्सेस जो मतलब जो समझना आम बंदे का काम ही नहीं, वो बहुत अच्छा वकील रखे और उसके हैवी फीस तो वो समझे, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली वो सारी की सारी वो दुबई चली जाएगी। फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो? तो फिर यही तो चीज़ है, यही पॉइंट है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि इसको थोड़ा सा, इसको अभी भी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है, आप बैठें। अब नई गवर्नमेंट के आने के कुछ मामला हैं, इंटरम गवर्नमेंट है, ये बैठे जो रिलेटेड एसोसिएशंस हैं उनको ऑन बोर्ड ले कि भाई हम क्या करें, इसलिए कि अब इस वक्त जो मेरी रिपोर्ट है कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस से इनकी जो इनकम आती थी वो बहुत डिक्रीज हुई है, क्योंकि बाय सेल ही नहीं हो रहा। आप देखें, अच्छे अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, वहाँ पर इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा, कोई लेने देने को तैयार नहीं है। यहाँ बिल्डर्स कोई लॉन्च करें वो भी बिकने को तैयार नहीं है, अच्छे रेट नहीं मिल रहे, सरिया महंगा हो गया है, सीमेंट महंगा हो गया है, कहाँ डॉलर कहाँ चला गया, उस हिसाब से 3 टाइम्स बढ़ गए हैं। लेकिन आज भी हम लोग मजबूर हैं पुरानी कीमतों पर सेल करने पर कि एक प्रोजेक्ट को पासे तो लगाए बंदा, उसको कंस्ट्रक्शन तो करे, तो वो हम लोग तो फंस गए एक्चुअली। तो इनको चाहिए कि इसमें आके थोड़ा सा आगे बढ़ें और ऑन बोर्ड लें और हम बैठें। मैं नहीं कहता टैक्स देना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन टैक्स लेने का तरीक़ेकार वज़ा करें कि किस तरह टैक्स लेना है, क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या जो भी एक सिस्टम है कि उसको लेके आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगा सारा। किस दौर में आप समझते हैं कि रियल एस्टेट के लिए बड़ा एक गोल्डन वो टाइम था, और हर एक चीज़ के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, वो रियल एस्टेट जो बूम की थी ना, जो स्पेशली कराची की, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ 2015 से लेकर 2017 तक बहुत बूम की। फिर 2017 के बाद जो है 2018 के बाद जब ये गवर्नमेंट कुछ चेंज हुई तो उसके बाद ऑटोमेटिक फिर कोरोना भी आ गया ऑब्वियसली कुछ, तो ये डाउन हो गई, उसमें रियल एस्टेट डाउन हुई, और वो डाउन ही की तरफ अभी तक डाउन की तरफ जा रही है, उसके बाद से उठ नहीं सकी है ये। तो कुछ ना कुछ तो आपको फैसिलिटी देखें,
अगर आप ये फैसिलिटी देंगे बाहर से, आप जो 5 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर बोलते हैं, ये तो आपका पीनट है। इस वक्त पाकिस्तान की अनऑफिशियली फिगर है 10 अरब डॉलर तो दुबई में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान देंगे। तो आप उसमें से आधा भी निकाल लें, यहाँ अच्छी फैसिलिटी देंगे, फ़ौरन यहाँ पर लोग आएंगे। पाकिस्तान में अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी बने हुए हैं और बनना चाहते हैं आगे भी, तो वो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे फौरी तौर पे। तो वहाँ से जो पैसे निकले, जैसे ही निकलना शुरू होंगे, वहाँ की मार्केट कोलैप्स करेगी और यहाँ की बढ़ जाएगी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अच्छा, कोरोना की आपने बात की, तो उस टाइम तो पूरी दुनिया पे, मैं कहती हूँ सिर्फ एक पाकिस्तान तो नहीं था ना, आप देखिए पूरी दुनिया में ये चीज़ आई और सब मुश्किलात में आए। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक पाकिस्तान में ही फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं गई हैं और जगहों पे, या और आप क्योंकि रियल इस्टेट का काम है आपका और ममालिक में भी होगा, बातचीत होगी, वहाँ पे भी आपके लिंक्स होंगे, तो वहाँ का किस तरह से है सिस्टम? देखिए, या पाकिस्तान की इस तरह की पॉलिसी की वजह से यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं? कोरोना का आफ्टर इफेक्ट तो यूके में सबसे ज़्यादा पड़ा है। हाँ। वहाँ की प्रॉपर्टी भी कोलैप्स कर गई, वहाँ की सब कुछ, हालांकि वो फैसिलिटीज दे रहे हैं जो भी है उनका सिस्टम, और लोग वहाँ से फिर निकले। जाहिर बात है कोरोना की वजह से इतनी पाबंदियाँ लग गई कि लोगों की जॉब्स गई काफ़ी, तो वो निकल के वो अभी यूके सबसे ज़्यादा मुश्किल में आया उसमें। लेकिन ऑब्वियसली डेवलप इकनॉमीज़ हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगी किसी तरह। हम लोग अंडर डेवलप हैं, हम मतलब मुश्किल है हमारे लिए झटका लेना जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। वो आप देखें ना, थोड़ा सा झटका या डॉलर कहीं का कहीं निकल गया फौरन ही, तो हमें ये झटके, अब पाकिस्तान मज़ीद मुहतमल नहीं हो सकता कि मज़ीद झटके ले, बल्कि अब इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आपका चैनल की वसात से मैं थोड़ा सा एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ कि जो इनकी जो प्रॉपर्टी में जो डॉक्यूमेंटेशन है विद रिगार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट के रेवेन्यू साइड की जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो बिल्कुल जो है वो अच्छी नहीं है, सही नहीं है उसमें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि कई ज़मीनें ऐसी हैं जो लोग लेते हैं, बाहर की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पता लगता है ओवरलैप हो रही है, वो कैंसिल हो रही है, फॉर्म 7 की ज़मीनें को लेते हैं, वो मुश्किलात का शिकार हैं। वो सही तरह से उसके लेजिस्लेशन जो है, फॉर्म 7 का जो सिस्टम है वो सही नहीं बना हुआ। पूरी सिंध की ज़मीन सही पूरी सर्वे है ही नहीं, स्पेशली यहाँ जो आप जामशोरो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की ज़मीन जो है, चूँकि कराची के करीब यही, हम यहाँ कराची वाले यहीं तक इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये ज़मीनें इनको पूरी सर्वे करके प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि उसमें फेस करना पड़ता है कि अगर एक रेवेन्यू की ज़मीन ले ली किसी ने, तो वो पता लगा उसकी फॉर्म 7 में सर्वे नंबर जो लिखा था, वो को तकड़ा बंदा आया तो वो उसने कब्जा कर लिया, उसका मेरा सर्वे नंबर यहाँ बिठा दिया उसने मुख्तार खान साइड पर। जो सर्वे डिपार्टमेंट है अभी वो भी इतना एक्यूरेट नहीं है, उन्होंने चूँकि उसकी अभी सही तरह सर्वे किया नहीं हुआ कई जगहों की ऐसी। अच्छा, अगर कहीं की सर्वे भी की हुई है तो वहाँ भी कई ऐसे मसले हैं कि वो आपकी फाइलें इधर उधर हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, तो वो उसमें मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। तो इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, स्पेशली जो कराची से बाहर जाके कोई करना चाहे, वो मुश्किल हो रही है उनको काफ़ी। गवर्नमेंट को चाहिए, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको देखे और इसको चूँकि अगर देखें सिंध में जो इन्वेस्टमेंट, मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट जो है वो कराची वाले ही जाके करते हैं। अगर नूरियाबाद साइड या डिस्ट्रिक्ट जामशोरे ठट्टा में या घारो साइड पे देखें, कराची वाले गए तो उधर की वैल्यू अच्छी हुई है, वहाँ के लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर यही मसले मसाइल है जिसमें केस कोर्ट कचहरियाँ पड़ जाती हैं लोगों को, तो वो फिर ऑब्वियसली उनके पास यही है, कराची वाले बहुत कम है जो पंजाब साइड पे जाएं, वो फिर दुबई साइड पे जाते हैं। वो कहते हैं 1.5 घंटा हम इस तरफ जाएं, हम 1.5 घंटा इस तरफ जाएंगे फिर। अच्छा, आपने एक बात की कि अगर रियल इस्टेट का काम बैठता तो सरिये वाला, ये लकड़ी वाला, टाइल्स वाला, ये तो मैं कहती हूँ फिर कितने लोगों का मैं कहती हूँ काम, रोज़गार रुक चुका है, बल्कि बंद भी हो चुका है। मैंने कई जगह, मेरे ताल्लुकात हैं, कई जगह पर सरिये वाले आधी कैपेसिटी पे अपनी प्रोडक्शन चला रहे हैं, इस वक्त फुल नहीं चला रहे, वो उनको मुश्किल हो रही है इस वक्त। इसी तरह सीमेंट के भी जो मेजर ब्रांड हैं वो तो कुछ चल रहे हैं, ठीक है, सही है, लेकिन जो आम ब्रांड है वो मुश्किलात का शिकार है। तो ये मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि कोई मेगा प्रोजेक्ट्स अब नहीं बन रहे, कोई मेगा सोसाइटीज़ नहीं बन रही सब। अच्छा, जो ज़्यादातर कुछ बनी वो भी रियल इस्टेट यहाँ के उसी कानूनी सिकम की वजह से जो है वो इलीगल हो गई। अब एक बहुत बड़ी सोसाइटी को अभी इलीगल कर दिया, जैसे एनओसी उसका कैंसिल कर दिया, तो अब जहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही थी, लोगों की एक तो इन्वेस्टमेंट डूब गई। आइंदा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हुए 100 दफ़ा हर कोई सोचेगा भैया। तो देखिए ये चीज़ें, इसको गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि अगर तो उसमें कोई ऐसा सिकम था तो उसको 2016 में ही रोक लेते। आपने सबकी इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद उसको फिर एनओसी कैंसिल कैसे कर दिया है, ऐसे कोई, अब आप इसमें खुद देख लें, यानी कि 8 साल बाद किसी का एनओसी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये तो कोई बात ना हुई।
ये बात ना हुई कि वो उसने पेमेंट की नहीं की, जो भी है एनओसी कैंसिल करना, फिर उससे इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। और इसमें जो हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर का तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं, जो पाकिस्तानी, वो जिन्होंने अपनी जमा पूंजी डाल के, उन्होंने किसी ने 100 गज का घर बनाया था कोई, या प्लॉट ले लिया था, या 200 गज का, वो बेचारे रुल गए, वो कहाँ जाए बेचारे। अच्छा, एक ट्रस्ट भी तो खत्म हो जाता है ना, इस पे हम और बात करेंगे डिटेल में। हमारा ब्रेक का टाइम आ गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।